चलिए, तो देखिएगा एक नया पोस्ट हमारे सामने है जिस पे हम बात करेंगे प्रयोगशाला परिचारक के रूप में। देखिएगा कि उच्च शिक्षा विभाग के तहत जो है ये पोस्ट लाया गया है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसके बारे में हम इस स्तर पर समझ सकते हैं कि इसकी योग्यता जो रखी गई है, ठीक है, 10+2 के साथ 10वीं की योग्यता रखी गई है, जिसमें हम माध्यम की बात करें तो माध्यम भी आपका 10+2 के साथ हिंदी माध्यम में मिल जा रही है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रयोगशाला परिचारक, तो पहले समझिएगा ये पोस्ट होता क्या है, ये कौन सा पोस्ट है या इस पोस्ट का अपना पदवी जो है या क्या क्षेत्र है इसका। तो चूंकि पहला तो ये याद रखिएगा किस विभाग से है, उच्च शिक्षा विभाग से है। तो उच्च शिक्षा विभाग के तहत जो है याद रखिएगा कि उच्च शिक्षा विभाग के तहत यह जो पद रखा गया है ये स्कूल क्षेत्र के लिए, यानी जो आपका जो स्कूल क्षेत्र है उस पर लैब या लेबोरेटरी अटेंडेंट जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो लैब के क्षेत्र पर काम करने के लिए या लैब के क्षेत्र पे चाहे आप रसायन की बात कर ले या फिर आप, क्योंकि देखिए इसके सिलेबस को अगर आप जब देखेंगे तो आपको बिल्कुल इसका पद समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिलेबस भी रखा गया है 9वीं और 10वीं के आधार पर, ठीक है। तो ऐसे में हम बात करेंगे तो देखिएगा प्रयोगशाला परिचारक, ठीक है, या परिचायक, जो कि इसके अंतर्गत अगर हम योग्यता को देखते हैं तो 10वीं पास योग्यता जो है सरकार के द्वारा तय की गई है और इसके द्वारा जो है इस पद को अभी सृजित किया गया है, ठीक है। इससे पहले जो है यह पद जो है याद रखिएगा इस तरीके से सीधी भर्ती के तहत नहीं आता था, ठीक है। अब ऐसे में हमारे पास जो है एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अगर हमारा स्कूली शिक्षा कमजोर रहा है या फिर हमने बहुत लंबी पढ़ाई नहीं की है, लंबे समय तक पढ़ाई नहीं की है, तो ऐसे में 10वीं पास होकर भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि पद की संख्या भी अच्छी खासी है, ठीक है। देखिएगा तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि इसमें जो है मुख्य तौर पर अगर आप प्रयोगशाला परिचायक की बात करते हैं तो इसके साथ ही 3 पद और भी निकले हुए हैं जिसमें स्वीपर हैं, भृत्य हैं, ठीक है, चौकीदार हैं, लेकिन हम मुख्य तौर पर बात करेंगे प्रयोगशाला परिचायक की, ठीक है। तो देखिएगा प्रयोगशाला परिचायक जो है, ठीक है, इसके अंतर्गत पहले मैं सिलेबस के बारे में बात करूं और उसके बाद फिर मैं आगे इसके फॉर्म भरने की तैयारी, क्योंकि आपको पता होगा कि इसका जो अंतिम तिथि है वो 10 नवंबर है, ठीक है। इसकी अंतिम तिथि 10 नवंबर को है, तो इससे पहले जब आपका 10 नवंबर समाप्त हो जाए उससे पहले आप फॉर्म सबमिट कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर समझिएगा कि जो प्रयोगशाला है, ठीक है, इसके संबंध में आपको 2 बातें याद रखनी है। पहला, इसका जो सिलेबस है यानी पाठ्यक्रम है वह पाठ्यक्रम 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। पहला जो भाग है यानी पार्ट 1 जिसे हम कहेंगे, ये भाग जो है किससे संबंधित है, तो पूरी तरीके से संबंधित है। याद रखिएगा 60 अंकों से कुल 60 प्रश्न होंगे इसमें, और इसमें क्या रखा गया है, सामान्य विज्ञान रखा गया है। सामान्य विज्ञान से तात्पर्य याद रखिएगा जिसमें भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी इस पूरे परिक्रम में 9वीं और 10वीं, यानी आप ये कह सकते हैं कि 9वीं और 10वीं की जो पाठ्यक्रम पुस्तक है, ठीक है, छत्तीसगढ़ बोर्ड का जो पाठ्यक्रम पुस्तक है उस बोर्ड से आप उस पुस्तक से भौतिकी का यानी फिजिक्स, रसायन, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान, बायोलॉजी, ठीक है, इन तीनों के संबंध में 60 क्वेश्चन बनेंगे आपके, और इस 60 क्वेश्चन से आपके कितने नंबर होंगे, 60 नंबर के होंगे, ठीक है। अब इस 60 नंबर के अलावा चूंकि अभी अगर आप वर्तमान में जिसने भी अपने पाठ्यक्रम को पढ़ा होगा तो 9वीं 10वीं की क्लास का ये टॉपिक आपका बिल्कुल तैयारी कर लिया होगा। लगभग साइंस के इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि लगभग हम जो है जब इस टॉपिक को पढ़ने वाले रहेंगे तो हर टॉपिक के साथ जैसे ही आप टॉपिक को कंप्लीट करेंगे लगभग मैं आपको 6000 क्वेश्चन, ठीक है, अगर मैं पूरे एमसीक्यू टेस्ट की बात करूं तो लगभग 10,000 से अधिक क्वेश्चन मैं यहां पर प्रोवाइड करूंगा आपको, जिसमें आप साइंस के पूरे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे, ठीक है। मतलब 6000 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, समझिएगा 6000 क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि हर दिन जो है 100 क्वेश्चंस के आपके अपडेट होंगे, हर दिन 100 क्वेश्चन, ठीक है, तब जाकर हम 6000 क्वेश्चन को पार कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला चीज़ तो आप समझिएगा कि लगभग 6000 क्वेश्चन का एक जो पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट है वो मेंटेन करेंगे, और इसकी तैयारी भी उसी लेवल पर करना होगा, क्योंकि देखिए चूंकि आप एक बात समझ रहे होंगे कि 9वीं और 10वीं के लेवल पर है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी के बारे में भी आपको बिल्कुल पता है। तो ऐसी स्थिति में लोगों की भरने वाली जो या फॉर्म भरने के वाले जो लोगों की संख्या है वो अद्वितीय होगी यहाँ पर, मतलब रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म सबमिट होगा, क्योंकि इससे पहले जो है 10वीं क्लास से कभी भी बेरोजगारी के लिए फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है कि 10वीं पास है आप और उसके बाद आपको, क्योंकि हमेशा सबसे लोअर ऑर्डर जो रहा है हमारा या सबसे कम जो हमारा स्टेटस रहा है उसमें 12वीं क्लास सबसे कम रखा गया है। जैसे हॉस्टल वार्डन के लिए या फिर आपके अन्य व्यापम के जो एग्जाम है वो 12वीं क्लास मिनिमम रिक्वायरमेंट रखते थे, लेकिन ये जो है सबसे कम रिक्वायरमेंट के साथ जो है आपका जो लैब अटेंडेंट है या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि
प्रयोगशाला परिचायक है, ये 10वीं पास का एक सबसे बड़ा जो है अभी इस समय का एक स्थान बना सकता है, जो आपके एक गवर्नमेंट जॉब को तैयारी दे सकता है। ठीक है, तो ऐसे में समझिएगा कि आपका जो साइंस है उस साइंस में भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, ये तीनों क्रम जो है यहाँ पर शामिल होंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादातर आपको फोकस क्या करना है, इसमें ज़्यादातर आपको फोकस करना है कि आप जो है इनके MCQ, ठीक है, याद रखिएगा, इनके MCQ आपसे बन जाने चाहिए। यानी इसमें MCQ का पावर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो टॉपिक होगा और इस टॉपिक में आपके 9th और 10th के क्वेश्चन होंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके 9th के 10th के क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे, आपको 11th 12th के तक के क्वेश्चंस को टच करना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो 9th 10th तो हमने टॉपिक में पढ़ना का एक कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे 9th 10th का, और 11th 12th तक के जो साइंस होंगे यानी 9th 10th 11th 12th के क्वेश्चंस के पेपर हम यहाँ पर MCQ में सॉल्व करने वाले हैं। यानी कोई भी आधार छोड़ने को नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, लगभग 6000 से अधिक के क्वेश्चंस हम यहाँ पर MCQ में चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक आपका 9th 10th का रहेगा, लेकिन जब MCQ तय करेंगे और बनाएंगे उसे तो हम डील करेंगे उसको 11th 12th के तक में। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये टॉपिक रहेगा सारा आपका 3 टॉपिक। ठीक है, तो ये 60 क्वेश्चन का है, इसका मतलब समझिएगा इस 60 क्वेश्चन में अगर आप 50 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, 60 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं तो एक अच्छा स्थान बना सकते हैं आपके साइंस वाले टॉपिक में। 60 में से 50 बनने ही चाहिए आपसे। ठीक है, मतलब 10 ही क्वेश्चन आप ऐसे हैं जो मार्च के में छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में समझिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या होगी कितनी, 60, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन लगभग बना लेने हैं। ठीक है, चलिए आगे के सिलेबस को देखते हैं। देखिएगा आगे के सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट जो कि खासकर जो लगभग 1 साल से तैयारी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का, कोई व्यापम की तैयारी कर रहा है, कोई अन्य पाठ्यक्रम की तैयारी कर रहा है, ऐसे में ये जो सिलेबस है समझिएगा अपने आप में छत्तीसगढ़ के लेवल को बहुत ज़्यादा टच करता है। ठीक है, चूंकि पहली बात कि 10वीं पास योग्यता तय की गई है तो इसका भी आधार जो है कुछ उसी तरीके से तय किया जाएगा। क्योंकि आपको बता दूं कि हमारे यहाँ शिक्षा बोर्ड जो हमारा रायपुर शिक्षा बोर्ड है, यहाँ भी छत्तीसगढ़ के कुछ पुस्तक को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो उसी के तय किए गए क्षेत्र के अनुसार या फिर उसी के जो आपका जो एक स्टेटस है, ठीक है, तो उसके अनुसार जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन सामने आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो इसमें मैं एक बार दोहराता हूँ, देखिएगा कौन कौन से क्षेत्र आपके यहाँ पर शामिल होंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि सामान्य अध्ययन या जनरल स्टडी में 40 अंकों के कुल 40 प्रश्न होंगे भाग दूसरे में। ठीक है, तो भाग 2 और यहाँ पर होगा आपका GS का पैटर्न, और ये GS का पैटर्न जो है लगभग किसी ने अगर अपनी अच्छी तैयारी यहाँ पर की हुई है तो यकीन मानिए उसके 50 क्वेश्चन वहाँ से और 40 में से लगभग आप यहाँ पर 35 क्वेश्चन जो है कवर कर लेंगे। तो 50 और 35, ठीक है, तो लगभग आपके पास होगा 85 क्वेश्चन और आपके सिलेक्शन में कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 100 में 85 कवर करना है। ठीक है, चलिए देखिएगा इसमें क्या क्या सिलेबस है, इसको समझेंगे और इसके बाद फिर मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले देखिएगा भारत का भौतिक, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, ओवरऑल इसे कहते हैं भारत का भूगोल, समझिएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है। तो यदि आप भारत के भूगोल को देखते हैं तो भारत का भूगोल जो है आपको क्या क्या चीजें बताता है या क्या दर्शाता है, तो समझिएगा कि भारत का भूगोल जो है, ठीक है, सबसे पहले भौतिक शब्द लिखा गया है। भौतिक का मतलब हो गया कि आपके भारत के भूगोल का स्ट्रक्चर या संरचना, जिसमें आप पढ़ते हैं कि भारत का नामकरण, ठीक है, भारत का नामकरण कैसे हुआ, ठीक है, उसके अलावा यह नामकरण के अलावा इसे कौन अन्य नामों से जाना जाता था, किस किस अन्य नामों से जाना गया है। ठीक है, इसके अलावा जो है भारत की भूगर्भिक संरचना, चट्टान पढ़े जाएंगे इस पे। इसके अलावा प्राकृतिक विभाजन, ठीक है, जैसे हिमालय क्षेत्र, ठीक है, रेगिस्तान क्षेत्र, ठीक है, राजस्थान का थार मरुस्थल, इसके अलावा गंगा का मैदान क्षेत्र, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र, ठीक है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये सभी आपके भौतिक विभाजन में आते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिएगा भौतिक विभाजन में आप एक बात याद रखिएगा, आप जो है लगभग इसके अंतर्गत, जैसे अब मैं आपको इसके पॉइंट कुछ बता देता हूं तो आपको याद रहेगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। भौतिक विभाजन में आ जाएगा आपका भूगर्भिक संरचना यानी चट्टानें, प्राकृतिक विभाजन, जलवायु, नदियां और मिट्टी, ये सबसे बेसिक्स हैं यहां पर। ठीक है, यानी भूगर्भिक, प्राकृतिक विभाजन, जलवायु, ठीक है, नदियां और मिट्टी, ये सब क्रम है इसमें, याद रखिएगा। ये पूरे टॉपिक आते हैं आपके
भौतिक विभाजन में, ठीक है। सामाजिक में क्या क्या आता है, देखिए नेक्स्ट है आपका सामाजिक। तो सामाजिक में आता है, आपको याद रखना होगा कि भारत में, ठीक है, सबसे पहला जाति जनजाति, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है आपको याद रखना होगा नृत्य, त्योहार, ठीक है, पर्व और त्योहारें। इसके अलावा इसमें मिसलेनियस बहुत सारे टॉपिक होते हैं, इसके विशेष टॉपिक को आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी सामाजिक प्रथाएं, जो भी हमारे सामाजिक त्यौहार होते हैं, ठीक है, या फिर जो हमारे जितने भी भारत के संबंध में जाति जनजाति हैं, ठीक है, कौन कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है, ठीक है, उनका रहन सहन किस तरीके का है, तो सामाजिक चीजें सभी कुछ इसमें आ जाती है, ठीक है। तो समाज से जुड़ा हुआ हर एक क्षेत्र जो है, जैसे पर्व कैसे मनाया जाता है, ठीक है, इसी में आपका नृत्य आ गया, गान आ गया, गीत आ गया, ठीक है, ये सभी चीजें सामाजिक प्रथाओं में या सामाजिक क्रम पर जुड़ते हैं भारत के सामाजिक दृष्टिकोण से, ठीक है। आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल में भारत का अर्थशास्त्र आता है, याद रखिएगा, जिसे हम भारत की अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये अर्थव्यवस्था कहां से स्टार्ट होता है, तो याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है कृषि का क्षेत्र, ठीक है। भारत की कृषि, भारत में सिंचाई यानी बांध, ठीक है, या फिर किस क्षेत्र से सिंचाई होती है, वो सारे टॉपिक आएंगे इस पे। और इसके अलावा जो है आपका खनिज उद्योग, परिवहन और समाचार पत्र, सॉरी आप यहां पर लेकर आएंगे, ठीक है, एक तरीके से साहित्य, तो साहित्य का टॉपिक भी यहां पर शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा सिंचाई, कृषि, खनिज उद्योग, परिवहन, ठीक है, ये सभी चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं, ठीक है, याद रहेगा। इसके अलावा एक टॉपिक है ऊर्जा, कभी कभार जो है ऊर्जा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है, ऊर्जा का टॉपिक भी यहाँ पर शामिल हो जाता है, तो याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ओवरऑल मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि भारत का भूगोल जो है ये अपने आप में तीन सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को लाता है, और तीनों महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने या एकीकरण करने पर हमें यह बात समझ आती है कि पूरा भारत का भूगोल यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा, और भारत के भूगोल के जो टॉपिक हैं इसके अंतर्गत आपको पूरी के पूरी गतिविधियों को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो भारत के स्तर पर याद रखिएगा इस क्लास को कंप्लीट करने में या केवल भारत के भूगोल को अच्छे से पढ़ने में आपके 30 दिन का क्लास लग जाता है इस पर, ठीक है। तो पूरे 30 दिन की क्लासेस जो है आपको यहाँ पर लगभग हम कोशिश करेंगे कि जितने कम समय में इस क्लास को कंप्लीट कर पाएं, उस कंप्लीट क्लास को हम कवर करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो भारत का भूगोल यहाँ पर आ जाएगा, याद रखिएगा। हम स्टार्ट करेंगे भारत का भौतिक विभाजन से ही या भौतिकी क्रम से ही, और उसके बाद जो है हम आर्थिक भूगोल को पढ़ेंगे, और उसके बाद लास्ट में हम सामाजिक भूगोल को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आता है यहाँ से इस 2 से लेकर 6 तक की कड़ियों में याद रखिएगा आपको यह बताया जा रहा है कि भारत के संबंध में छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है, ठीक है, यानी हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन। तो आप यहां पर एक बात कह सकते हैं कि भारत के भूगोल का अगर आप पूरी तरीके से पढ़ते हैं तो आपको दूसरा जो टॉपिक आपको याद रखना है वो है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आप क्या क्या याद रखेंगे देख लीजिए। यहां जो लिखा है उस पर ध्यान थोड़ा कम दीजिए, और मैं आपको बता रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात कि जो छत्तीसगढ़ है, इस छत्तीसगढ़ में अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले ही स्टार्ट होता है आपका छत्तीसगढ़ का भूगोल, ठीक है। तो जो आपने पढ़ा है छत्तीसगढ़ के संबंध में या जो आप पढ़ रहे हैं, ये भूगोल का टॉपिक है, जिसमें आप पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के नामकरण से लेकर हर एक घटना, जिसमें आपने छत्तीसगढ़ की नदियों तक के टॉपिक को कवर किया हुआ है, ठीक है। और जब आप छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, ठीक है, तो इसके अंतर्गत याद रखिएगा, इसमें जैसे मैंने बताया कि सिंचाई के टॉपिक से ये स्टार्ट होता है, कृषि का टॉपिक आता है, ठीक है, कृषि के बाद आपका वन संसाधन, वन संसाधन के बाद आपका खनिज संसाधन, और खनिज संसाधन के बाद आपका उद्योग, और उद्योग के बाद आपका परिवहन, परिवहन के बाद ऊर्जा, ऊर्जा के बाद शिक्षा, शिक्षा के बाद समाचार पत्र और साहित्य या साहित्यकार, ये सब इसी बिंदु में आ जाते हैं, याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था के बिंदु में आते हैं, ठीक है। जैसा आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि ये पहले ही क्रम पर लिखा गया है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था वन एवं कृषि, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप सिंचाई, कृषि, वन, खनिज, उद्योग, परिवहन, ऊर्जा, शिक्षा, ठीक है,
उसके अलावा जो है आपका समाचार पत्र, ठीक है, और साहित्य और साहित्यकार, ये सभी बिंदुओं को याद रखना होता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अर्थव्यवस्था के बाद, भूगोल के बाद हम बात करेंगे इतिहास की। तो इतिहास के क्रम पर 3 क्रम आते हैं, आपको पता होगा, प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास, ठीक है। इस तीनों क्रम पर याद रखिएगा। जब आपसे बोला जाता है छत्तीसगढ़ का इतिहास तो इसमें ही तीनों बिंदु आ जाते हैं, और इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, ठीक है, जैसे 1857 की क्रांति से संबंधित शहीद वीर नारायण सिंह है, ठीक है। और उस समय जो है जो घटना आपके भारत के संबंध में हो रही थी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, छत्तीसगढ़ में उससे जुड़ा हुआ कौन कौन सी घटना घटी है, इसके बारे में लगभग आपको क्लास में पढ़ना होगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के भूगोल की। तो आप जो है छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत जो है याद रखिएगा, जैसे भौतिक दशाएं, ठीक है, जलवायु, जनगणना, पुरातात्विक और पर्यटन स्थल, ये सभी बिंदु में याद रखिएगा। एक मुख्य बिंदु यहाँ पर लिख दिया गया है ताकि आप इसके अंदर क्या क्या शामिल होगा आप इसको समझ सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो है जलवायु है, भौतिक दशाएं है, जनगणना है, पुरातात्विक और पर्यटन स्थल है, ठीक है। तो पुरातात्विक और पर्यटन स्थल में समझिएगा लगभग 100 से ऐसे स्थान है, लगभग छत्तीसगढ़ में ऐसे 100 स्थान हैं जो कि पुरातात्विक और पर्यटन स्थल में संबंधित हैं, ठीक है। चाहे वो शिवरी नारायण हो, चाहे वो फिर आप बेनीपाट का क्षेत्र कह लें, ठीक है। उसके अलावा जैसे रायगढ़ जिले को हम सैलाश्रय का जिला कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और बहुत सारे स्थान हैं जो कि पर्यटन और पुरातात्विक शैलों के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। राजिम का क्षेत्र हो गया, पर्यटन क्षेत्र के लिए जाना जाता है, और साथ ही साथ अभी 75 ऐसे क्षेत्र चुनाव में लाए गए हैं जो कि राम गमन मार्ग में इसको पर्यटन के रूप से विकसित किया जाएगा, ठीक है, जिसमें से 9 क्षेत्र को विकसित भी किया जा चुका है। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसको आपको याद रखने के लिए यहाँ पर इस बिंदु को महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद तो छत्तीसगढ़ का इतिहास आपको लगभग 25 दिन की क्लास में आपको यहाँ पर ये कवर होगा। आपके 25 दिन की क्लास इसमें लगेगी, जिसमें आप जब देखिए, पहली बात तो ये कि यहाँ पर जैसे हमें नोटिफिकेशन का एक और रूल पता चलेगा कि एग्जाम का डेट क्या है इसका, ठीक है। तो हम इसके साथ इसका पूरा का पूरा जो रूपरेखा है उसको डिसाइड करेंगे, ठीक है। यदि हमें एक थोड़ा ज़्यादा समय मिलता है और यदि हमें कम समय मिलता है तो उसके अनुसार हम यहाँ पर अपने पैटर्न को चेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमें ज़्यादा समय मिलता है तो लगभग क्लास का जो रूपरेखा होगा वो 3 महीने की होगी, ठीक है। और यदि हमें कम समय मिलता है तो लगभग 1.5 महीने से 2 महीने के अंदर अब ये क्लास को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जिसके लिए आपका समय जो होगा वो समय लगभग 3 घंटे का समय मैनेज किया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, इसमें अगर आप अर्थव्यवस्था की बात करें तो मैंने बताया आपको अर्थव्यवस्था के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हो जाती हैं, जिसमें वन, कृषि और आपका सिंचाई, ठीक है, खनिज, उद्योग, परिवहन, ऊर्जा, शिक्षा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि आप सबसे पहले अगर आपके पास समय कम है तो आप इन दोनों पर ज्यादा फोकस कर लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें लिखा गया है तो क्वेश्चन भी इसके संबंधित क्वेश्चन ज्यादा होंगे, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन और पंचायती राज, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचा में आप विधानसभा संबंधित, ठीक है, क्योंकि अभी आचार संहिता लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि पुराने जो हमारा प्रशासन का तरीका था, मतलब राज्य सरकार के द्वारा जो उसकी पूरे की पूरी जो एक फैक्ट बनकर हमारे सामने आते हैं कि कौन से क्रम का विधानसभा ये 5 साल का रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो है कौन कौन से मंत्री रहे हैं, कौन कौन से मंत्री को कौन कौन से विभाग प्राप्त थे, कहाँ कहाँ से इनका विधानसभा क्षेत्र था, ठीक है। साथ ही साथ राज्यपाल के क्रम पर, साथ ही साथ हाईकोर्ट के संबंधित क्षेत्र पर, ठीक है। तो ऐसे में आपको याद रखना होगा कि ये प्रशासनिक ढांचा जो है ये लगभग आपके 4 बिंदु को दिखाता है, ठीक है। कौन कौन से 4 बिंदु? तो पहला याद रखिएगा आपकी कार्यपालिका, ठीक है, दूसरा होता है विधायिका, और तीसरा होता है राज्यपाल, और चौथा होता है आपका न्यायपालिका, ठीक है। तो कार्यपालिका के अंतर्गत ही आता है आपका, याद रखिएगा, गृह मंत्रालय, और गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है पुलिस विभाग। तो यहां पर आपको पुलिस विभाग को भी थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा विधायिका, जितने विधायक समूह है, ठीक है, 90 सीट है, उसके संबंध में जानकारी आपको याद रखना पड़ेगा कि विधायकों में जो 90 सीट है उस 90 सीट का क्षेत्र कौन कौन सा है लगभग, और साथ ही साथ मुख्य रूप से जिस सरकार की अभी समय चल रहा था या जो सरकार था हमारे पास पिछले गत वर्ष में अभी, ठीक है। तो ऐसे में उस पूरा प्रशासन में कौन कौन से व्यक्ति थे जो कि किसी न किसी विभाग को के मंत्री बने हुए थे, ठीक है। जैसे आपको हर एक क्षेत्र में मंत्रियों के नाम और उनका विभाग याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा जो है राज्यपाल का क्रम क्या रहा है हमारे यहाँ, और न्यायपालिका में हाईकोर्ट के बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि हाईकोर्ट के संबंध में कौन कौन से हमारे यहाँ मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, उनका क्रम क्या रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये संबंधित क्षेत्र हैं आपके प्रशासनिक क्षेत्र का लगभग
4 दिन की क्लास आपके प्रशासनिक ढांचा को समझने में लग जाता है। ठीक है, तो 4 दिन की क्लास में आप इसको कवर करेंगे, प्रशासनिक ढांचा को संपूर्ण रूप से। ठीक है, इसके बाद देखिएगा स्थानीय शासन और पंचायती राज व्यवस्था, लगभग समझिए 7 दिन की क्लास हम यहाँ पर कवर करेंगे इसमें पंचायती राज व्यवस्था को स्थानीय शासन के साथ जोड़ने की। ठीक है, जिसमें हम देखिए भारत के संबंध में जब पढ़ा जाता है तो संविधान के अंदर पढ़ा जाता है इसको, लेकिन जब आप छत्तीसगढ़ को अलग से पढ़ते हैं तो यहाँ के कुछ नियम कानून, क्योंकि ये किस प्रकार का विषय है तो याद रखिएगा ये राज्य का विषय है। ठीक है, समवर्ती सूची में इसे शक्ति में इसे राज्य का विषय दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था को, और राज्य सरकार चाहे तो अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था में कुछ उलटफेर कर सकती है, और ऐसी स्थिति के अनुसार जो है पंचायती राज व्यवस्था छत्तीसगढ़ में कुछ अलग नियम कानून चलते हैं। ठीक है, तो इसको आप लगभग 7 से 8 दिन में कवर करने वाले हैं इस टॉपिक को, पंचायती राज व्यवस्था को। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज संसाधन, मैंने आपको बताया कि ये सभी अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाते हैं। और अंतिम बिंदु जो आता है वो है भारत और छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटना, और इसको आपको खुद से पढ़ना है। लगातार हमारे चैनल में, ठीक है, कुछ वीडियोस अपलोड होंगे जिसको आप लगातार इसको पढ़ते चले जाएं, जिसमें भारत और छत्तीसगढ़ के संबंध में जितने भी घटनाएं घट रही हैं पर डे, इस पर पूरा फोकस होना चाहिए। जैसे इसका क्षेत्र क्या होना चाहिए, तो सामान्य रूप से इसका क्षेत्र याद रखिएगा। मैं अभी बताता हूं आपको कि आपको 5 क्षेत्र सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, सबसे पहला जो क्षेत्र होगा वो होगा आपका खेल समाचार। खेल समाचार कहने का मतलब है कि खेल यानी अभी वर्तमान में भारत में कौन सा खेल चल रहा है तो आपको जानकारी होगा। ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, इसके संबंध में आपको पूरी जानकारी रखनी होगी। अभी हाल फिलहाल में जो एशियन गेम हुआ है उसके संबंध में पूरी जानकारी रखनी है। तो खेल से संबंधित जितनी जानकारी भारत के लिए है आपको उसको तय करना है। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के संबंधित में भी आपको खेल याद रखना है, छत्तीसगढ़ के संबंध में भी। ठीक है, वर्तमान में क्या क्या घटनाएं चल रही हैं उसके संबंध में आपको याद रखना है। इसके बाद देखिएगा दूसरा नंबर आता है पुरस्कार। भारत के संबंध में किसको कौन सा पुरस्कार मिल रहा है, ये सारी घटनाएं। ठीक है, इसके बाद प्रमुख व्यक्तित्व। ठीक है, प्रमुख व्यक्तित्व कहने का मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति जो कि मुख्य रूप से ऐसे पर्सनालिटी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है, या फिर उनका कोई प्रमोशन, ऐसा कोई पदोन्नति हुआ है जो कि मुख्य कार्यभार संभालते हैं, किसी मुख्य क्षेत्र का कार्यभार संभालते हैं। ठीक है, ये सभी क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। ये सभी क्षेत्र आपके प्रमुख व्यक्तित्व के तौर पर जाने जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे में जैसे हाई कोर्ट के नए जज अभी नियुक्त हुए हैं, ठीक है, तो ऐसे में हर एक बिंदु जो होगा आपको यहाँ पर याद करना है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि खेल, पुरस्कार, प्रमुख व्यक्तित्व, और इसके अलावा जो है सरकार के द्वारा हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी हैं, यानी सरकार के द्वारा जो है कुछ योजनाएं पारित किए गए हैं, कुछ योजनाएं बताए गए हैं, या कुछ योजनाएं शुरुआत की गई हैं, उस योजनाओं के कार्य सिस्टम को समझिएगा। ठीक है, जैसे सामान्य तौर पर कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे आपका हाल फिलहाल में जो कल क्वेश्चन एक आया हुआ था जिसमें पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग के द्वारा जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिएगा। तो ऐसे में सरकार के द्वारा योजित या सुनियोजित जो योजनाएं हैं उसके संबंध में, या उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, या फिर उसके द्वारा जो कुछ भी ऐसे प्रमुख कार्य किए जा रहे हैं समाज को सुधारने या समाज के लिए, तो ऐसे में आपको वो भी याद रखना है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें टॉपिक्स आपको बता दूं तो ये तरीका है कि आप ढूंढ कर जब भी कुछ चीज़ें पढ़ें तो ये 4 प्रमुख बिंदु को हेडलाइन बना लें और अपने पास एक नोट डाउन कर लें इसको। ठीक है, तो ये था आपका करंट अफेयर से संबंधित, याद रखिएगा मुख्य तौर पर। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, इसके विशेष में याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो है, ठीक है, हालांकि अभी आचार संहिता चल रहा है और ऐसी गतिविधियों में छत्तीसगढ़ सरकार की बात तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम ऐसी बात कर सकते हैं कि प्रशासन के तौर पर, ठीक है, निर्वाचन आयोग जो है या प्रशासन के तौर पर जो कलेक्टर हैं या प्रशासन है जो हमारे यहाँ, वो उनके द्वारा अगर कुछ चीज़ें सुनियोजित की जाती हैं, ठीक है, या क्रियान्वित की जाती है, तो उन बिंदुओं को भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो समाचार पर पूरी तरीके से नजर बना के रखिएगा। हाँ, आपको ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज़ें पढ़ना है, ऐसा नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैंने बोला आपको कि जो हमारे यहाँ से वीडियो रिलीज होगा उस पर पूरा फोकस रखिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी, आप करंट अफेयर अपना अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सभी बिंदु हैं, याद रखिएगा, जिसमें हम प्रयोगशाला परिचारक के लिए ये सारे बिंदु पर डिस्कस करने वाले हैं। और क्लास कल से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो कल से जो क्लास स्टार्ट हो रहा है उसमें हम कल से जो क्लास स्टार्ट करेंगे वो हम पार्ट 1 के भारत के भूगोल से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो भारत के भूगोल से कल का जो पार्ट रहेगा, और ये टाइमिंग जो आपकी रहेगी वो रहेगी 7 बजे के आसपास की टाइमिंग रहेगी।
ठीक है। तो 7 बजे से ये क्लास चालू होगी और 7 से 8 की क्लास चलने वाली है भारत के भूगोल में, याद रखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको इसको समझा सकें प्रॉपर तरीके से, और आपको एमसीक्यू लेवल पर भी मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आपका जो एमसीक्यू लेवल रहेगा वो भी आपको तैयार करने को मिल जाएगा कि भारत के भूगोल से क्वेश्चन का लेवल क्या हो सकता है। हालांकि मैंने बताया आपको कि ये लेवल जो होगा ये हम व्यापम के लेवल को कवर करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो व्यापम के लेवल के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो एग्जाम जो कि 9th और 10th के बुक्स में है, ठीक है, भारत के भूगोल में संबंधित जो जानकारी मिल पाती है उसको भी हम यहाँ पर मिक्सअप करेंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का ना हो कि जो छूट जाए, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट्स रहेगा हमारे पास। अब देखिएगा, इस एग्जाम के बारे में हम 4-5 बिंदुओं पर और भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि इसके अंतर्गत क्या है तैयारी, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका जो एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम आपका क्या है, तो निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार कुल 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, याद रखिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार के, ऑप्शनल होंगे, और साथ ही साथ समय क्या होगा, 2 घंटे का, ठीक है। परीक्षा की तिथि, समय और परीक्षा का केंद्र जो है आपके एडमिट कार्ड पर छपकर आने वाला है, तो इसकी चिंता मत करिएगा, ठीक है। तो परीक्षा की तिथि जो है आपको सामान्य तौर पर, चूंकि आचार संहिता है अभी और सरकार जो है इसके संबंध में कार्य करेगी आने के बाद, क्योंकि अभी तो अब इस पर कार्य नहीं हो सकता, ठीक है, सिर्फ घोषणा हुआ है, तो ऐसे संबंध में समझ लीजिए कि आपके पास 2 महीने का प्रॉपर तरीका का समय है, यानी जनवरी के आसपास इस पे एग्जाम हो सकता है, जनवरी में ही इसके पे एग्जाम होगा, ठीक है। तो आपके पास एक गोल्डन चांसेस है कि यदि आप चाहते हैं कि, ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर पद को छोटा और बड़ा नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आपकी तैयारी इस लेवल पर है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैथ नहीं है, यहाँ पर इंग्लिश नहीं है, यहाँ पर ऐसे सब्जेक्ट नहीं है, हो सकता है कि आपको अधिक सब्जेक्ट पढ़ने में, ठीक है, बुखार चढ़ता हो, लेकिन ऐसे में समझिए कि सिर्फ 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करके आपका इस पॉइंट पर सिलेक्शन हो सकता है। तो भले ही आप पोस्ट को ज्वाइन करें ना करें, लेकिन ऐसी स्थिति में आप अपने जो आपकी वैल्यू है, जो आपको ये कह सकते हैं आपकी अपने आप को प्रूव करना है, तो आप यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। तो ये पोस्ट के साथ आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। देखिए, आज किसी नौकरी की जरूरत नहीं है, हर किसी को है, और सबसे बड़ी बात, योग्यताओं को जब इतना नीचे लाया जाता है कि योग्यता केवल 10वीं पास हो, ठीक है, तो ऐसे में समझिए कि बहुत सारा एक जन भीड़ आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा कि बेरोजगारी का क्रम क्या है यहाँ पर, ठीक है। और ऐसे में आपका जो ये टॉपिक है या फिर आपका ये जो पोस्ट है, ये सबसे बड़ा चांस हो सकता है आपको वहां पर सिलेक्शन लेने में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसमें और क्या क्या बातें यहाँ पर कही गई हैं सरकार के द्वारा, ठीक है, इस पद पर। तो सबसे पहले देखिएगा इस पद में, ठीक है, मैं एक बार एक छोटे से स्तर पर यहाँ पर बात करूंगा। तो देखिएगा इस पद पर जो जगह दिया गया है, पोस्ट की संख्या जो बताई गई है, उसमें याद रखिएगा मैंने बताया था आपको कि इसमें सामान्य तौर पर जो पद की स्थिति है उसमें 4 पद तैयार किए गए हैं। कौन कौन से? प्रयोगशाला परिचारक, ठीक है, भृत्य, चौकीदार और स्वीपर की, ठीक है। इसमें जो संख्या है आपके पास, सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? ठीक है, परिचारक की संख्या सबसे ज्यादा है, याद रखिएगा, परिचारक की संख्या 430 पद है इसमें, ठीक है। जिसमें अगर आप पद को थोड़ा सा डिफाइन करें तो देखिएगा अनारक्षित पद जो है वो कितना है? 180 है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है एसटी कैटेगरी का पद 138, ठीक है। उसके बाद है आपका एससी और ओबीसी का पद, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा ये 4 कैटेगरी में बटा हुआ पद है, जिसको हम यहां पर डिफाइन करके देख पाते हैं। तो देखिएगा महिलाओं के लिए आरक्षित पद, ठीक है, अनारक्षित में 54 पद महिलाओं के लिए है, अनारक्षित में महिलाओं के लिए, ठीक है। उसके अलावा एसटी और एससी में देखिएगा 15 पद है और एसटी में आपका 41 पद है, ठीक है, महिलाओं के लिए। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग में 18 पद जो है वो भी आपका क्या है? सुरक्षित है महिलाओं के लिए, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा महिलाओं के लिए सुरक्षित हो गया। इसके बाद देखिएगा भूतपूर्व सैनिक के लिए पद, जो भूतपूर्व सैनिक है, तो 180 में आपका 36 पद जो है ये अनारक्षितों के भूतपूर्व सैनिकों के लिए रखा गया है, ठीक है। इसके बाद जो है एससी के लिए रखा गया है, याद रखिएगा 10 पद, और एसटी के लिए रखा गया है 28 पद, ठीक है। तो आपका 28 पद किसको चला जाएगा? भूतपूर्व सैनिकों को चला जाएगा, ठीक है। और ऐसे में 12 पद जो रखा गया है ये भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए रखा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से एक बड़ी संख्या जो है आरक्षित में चला गया है, ये आरक्षित में चला गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप इसमें तैयारी करते हैं तो उस तैयारी में आपको कहीं ना कहीं वो पद मिलेगा, ठीक है। तो समझिएगा 430 पद है, 430 पद में आप कहां पर पोस्ट खड़े होते हैं या फिर कैसे अपनी तैयारी करेंगे कि आप जो है कम से कम 20 और 30 के अंदर आ जाएं, ठीक है। और 20 और 30 के अंदर आने के लिए याद रखिएगा बहुत समझिए एक जो
कंपटीशन है वो एकदम कड़ाके की कंपटीशन होगी, ठीक है, मतलब ठंड भी है और तैयारी का आलम भी होगा कि आप जो है उस कड़ाके की सर्दी में कड़ाके के तरीके से पढ़ेंगे तो फिर तब जाकर ये जो है 10 और 20 और 30 के अंदर आएंगे, ठीक है। वरना महिलाओं में तो चलिए बात कर सकते हैं कि चलो ये महिलाएं हैं 54 पद के अंदर चली जाएंगे। पुरुष के पास जो है कहीं ना कहीं अगर आप पुरुष की संख्याओं पर देखेंगे तो आपको कमी मिलेगी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपकी तैयारी का लेवल समझ लीजिए कि यदि आप 80 से 85 को टच करते हैं तो जाकर फिर यहां पर सिलेक्शन के चांसेस होंगे, ठीक है। मतलब कंपटीशन में याद रखिएगा कंपटीशन का लेवल क्या होता है। एक बात तो याद रखिएगा, जो लोग अभी 9th 10th से पास आउट हुए हैं, 11th 12th में हैं, वो लोग भी फॉर्म भरेंगे, ठीक है। और वो लोग फॉर्म भरेंगे तो आपसे ज्यादा बेहतर पढ़ेंगे वहां पर। अंतर सिर्फ इतना है कि वो जो भारत का भूगोल है उनको थोड़ा सा कम समझ में आएगा वहां पर, ठीक है। अगर उनके सब्जेक्ट से बिल्कुल क्वेश्चन आता है तो वो भी उनसे बनेगा, क्योंकि 10th में अगर वो 98% लेकर पास हुए तो ऐसा तो नहीं कि वो टाइम पास किए हैं स्कूल में पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा किए हैं, और ऐसे में उनका भारत का भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल जितना भी तैयारी हो रहा है कंपैरिजन टू, ठीक है, तो ऐसे में उनकी तैयारी भी अच्छी खासी होगी। तो आपको भी उसी स्तर पर तैयारी स्टार्ट करना होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा भृत्य का जो पद है उसमें 88 पद है, चौकीदार का जो पद है और स्वीपर का 12 पद है, ठीक है। तो ये क्रम से थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, चूंकि मैं प्रयोगशाला के बारे में बात करूंगा पूरी तरीके से, ठीक है। बाकी भृत्य, चौकीदार, स्वीपर जो है आप यहां पर देख सकते हैं कि भृत्य का जो कुल पद है, ठीक है, उसमें 210 पद है, चौकीदार में भी 210 पद है और स्वीपर में आपका 30 पद है, ठीक है। अब ऐसे में टोटल पदों की संख्या आप याद रख सकते हैं 880 पद है, काफी ज्यादा पद की संख्या है। और ऐसे में आपकी तैयारी, ठीक है, याद रखिएगा 430 पद के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहां पर 430 को याद नहीं करना है, आपको अपने कैटेगरी का नंबर याद रखना है बस, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए आप अनारक्षित है तो आप बोलेंगे सिर्फ 180 पद है, ठीक है। और अनारक्षित में महिला है तो आप सोच के रखिए चलिएगा कि पुरुष और महिला में है, तो याद रखिएगा यहाँ पर 54 पद है तो बाकी 54 माइनस कर लेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर क्या माइनस करेंगे, 36 को भी माइनस करेंगे, ठीक है। ये दोनों माइनस करेंगे तब जाकर पुरुष का पद निकलेगा अनारक्षित में, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका SC हो गया, ST हो गया और उसके बाद OBC का हो गया। तो वैसे ही आप देखेंगे तो ध्यान देंगे तो लगभग आपको 15-15, 20-20 पद जो है यहाँ पर मिलने वाला है पुरुष के लिए, ठीक है। तो पुरुष के लिए हो गया। और महिला के लिए तो जो एकदम डिफाइन है तो डिफाइन ही रहेगा, 54 पद प्लस अजा के लिए यानी कि आपका ST के लिए, अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 41 पद है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, यहां पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा SLPC क्रमांक जो है 19668 यानी 19668 2022 के लिए अंतिम आदेश तक अध्याधीन होगा, ठीक है। मतलब इसी पद के अनुसार जो है ये जो आपका अध्यादेश है उसके अनुसार ये जारी किया गया है यह पद, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, इसके बाद चलिए इसकी बात तो करने की कोई बात नहीं है इसमें कि यहाँ पर वेतनमान क्या है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, प्रयोगशाला जो है ये चतुर्थ श्रेणी का पद है, ठीक है। चतुर्थ श्रेणी आपको जानकारी होगा कि हमारे देश में 4 प्रकार के पद होते हैं, ठीक है। A कैटेगरी, B कैटेगरी, मतलब जो अधिकारी पद होता है, ठीक है, वो A कैटेगरी और B कैटेगरी से संबंधित है, राजपत्रित अधिकारी कहा जाता है, ठीक है। C कैटेगरी और D कैटेगरी कर्मचारी पद होता है। तो D आपकी कैटेगरी जो पद होता है याद रखिएगा उसे हम चतुर्थ श्रेणी का पद कहते हैं। और यहाँ पर वेतन मैट्रिक्स जो है वो लेवल 3 का है, ठीक है। लेवल 3 का मतलब 18,000 से लेकर आपका 56,900 तक का वेतन ग्रेड है इसमें, ठीक है। तो ये अभी वेतन देखने की जरूरत नहीं है, अभी आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर ये पद जो है कैसे मिलेगा, कैसे इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। बाकी वेतन में भी देख सकते हैं, बाकी का वेतनमान भी लेवल 1 का है, ठीक है, वो लेवल 3 का है थोड़ा सा। चलिए आगे देखिएगा, इसके बाद अब देखिएगा इसमें भी एक परिवीक्षा अवधि होती है, जैसा कि आप सरकार का एक नियम आपको पता होगा, ठीक है। तो उस नियम के अनुसार जो है सरकार ने ये तय किया था कि कोई भी परीक्षा अवधि नहीं रखी जाएगी, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग ने अपने आप में तय किया है कि चयनित जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको 3 साल की जो है परीक्षा अवधि पर रखी जाएगी, ठीक है। और वेतनमान में राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित, ठीक है, आदेशों के अनुसार जो महंगाई भत्ता है और अन्य जो देय भत्ता है वो सभी देय होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तो आपने जान ही लिया है इसको कि हाई स्कूल पास 10+2 के कॉन्सेप्ट से निकला होना चाहिए, ठीक है, 10+2 के हिसाब से किसी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से। बाकी भृत्य में भी वही 5वीं पास है और चौकीदार में आपका 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण और इसी के अलावा स्वीपर में भी आपका 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण की गई है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा आयु सीमा की बात करते हैं तो आयु सीमा में याद रख लीजिएगा 18 वर्ष से कम
और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सामान्य तौर पर। लेकिन याद रखिएगा कि उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा समय समय पर जारी किए गए जो निर्देश दिए गए हैं, ठीक है, उसके अनुसार जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं तथा अन्य अभ्यर्थियों को शासन के नियमानुसार जो है आयु सीमा में छूट दी जाती है, जिसमें याद रखिएगा कि यदि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं तो 5 वर्ष की छूट दी जाएगी उसके बाद भी, ठीक है। तो ये जो 5 वर्ष का छूट है तो लगभग समझिएगा कि आपके 45 वर्ष तक के समय को आप देख पाएंगे यहाँ पर कि 45 वर्ष का अधिकतम छूट दिया गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा बाकी सभी कुछ करने के बाद भी अगर महिलाओं की बात केवल की जाएगी तो 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा महिलाओं में, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आवेदन की प्रक्रिया देखिएगा। आवेदन की प्रक्रिया जो है आप सभी को जानकारी होगा कि आवेदन की प्रक्रिया आपको उच्च शिक्षा विभाग में ही करनी है, ठीक है। उच्च शिक्षा विभाग में याद रखिएगा विज्ञापित पदों के लिए आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी स्थिति में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अथवा डाक के माध्यम से कार्यालय को प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि जो भी आपके ऑनलाइन आवेदन के भरने की जो विस्तृत जानकारी है उसको निर्देश के माध्यम से भेज दिया गया है। आप जो है उसको साइट पर जाकर बिल्कुल देख सकते हैं। उसका निर्देश जो है प्रॉपर दिया गया है कि आपको फोटो के साइज क्या रखने हैं, साइन है उसके साइज क्या रखने हैं और किस प्रकार से जो है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर सबमिट करने होंगे, ठीक है। तो ये आपके उच्च विभाग के शिक्षा के साइट पे दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा बाकी जो भी भृत्य और चौकीदार और स्वीपर के लिए पद का भरना चाहता है वो एक ही आवेदन करेगा और जो आपका प्रयोगशाला परिचारक है उसके लिए आपको अलग से आवेदन करना पड़ेगा। यानी आप प्रयोगशाला परिचारक के लिए अगर आवेदन कर रहे हैं तो आपको अलग से आवेदन करना होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा प्रयोगशाला परिचारक पद हेतु पृथक ऑनलाइन आवेदन भरना होगा, ठीक है। और ये आपका साइट है, वेबसाइट है, याद रखिएगा वेबसाइट www.highereducation.com, ठीक है, government.in, ठीक है, highereducation.government.in ये साइट है आपका और इसी साइट में आपको ये सारी जानकारी मिलेगी। और याद रखिएगा यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत हुई थी 12/10/2023 से 10/11/2023 रात्रि 12 बजे इसका अंतिम तिथि है, तो उससे पहले आप फॉर्म को सबमिट कर लेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा अंतिम तिथि के पश्चात दिनांक 11/11/2023 से 15/11/2023 तक शाम 5 बजे त्रुटि सुधार का अवसर भी उपलब्ध रहेगा। मतलब इसके बाद जो है आपको त्रुटि सुधार का समय भी दिया जाएगा, ठीक है। आप जैसे ही इस साइट को खोलेंगे तो आपको मैं बता दूं कि आपको अपना OTP रजिस्ट्रेशन यानी आपको पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। तो पहले क्रम आता है रजिस्ट्रेशन करने का और दूसरे क्रम में फिर आपको फॉर्म भरने के लिए ऑप्शन मिल दिया जाएगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा जो है याद रखिएगा कि चयन की प्रक्रिया की बात करते हैं तो चयन की प्रक्रिया जो है कैसी होती है, तो लिखित आयोजित आपका एग्जाम जो होगा वो लिखित होगा, ठीक है। और लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का विवरण जो है यहाँ पर बताया गया है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में 2 आपके पाठ्यक्रम का विवरण है, ठीक है। इसके अलावा जो है लेकिन भृत्य चौकीदार और स्वीपर के पद की जो संयुक्त भर्ती परीक्षा होगी वो एक साथ होगी, ठीक है। संयुक्त परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट क्रम के आवेदन का जो है प्रथम चयनित वरीयता के आधार पर पद आवंटित कर दिए जाएंगे। मतलब एक ही एग्जाम होगा किसके लिए, आपका इन 3 पद के लिए एक ही एग्जाम होगा, ठीक है। और बाकी परिचायक के लिए अलग एग्जाम होगा, ठीक है। प्रयोगशाला परिचायक की लिखित परीक्षा पृथक से आयोजित की जाएगी, ठीक है। लिखित परीक्षा के आधार पर पदवार चयन सूची विभाग के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी और चयनित आवेदकों को अभिलेख सत्यापन हेतु उपस्थित होने की तिथि, समय, स्थान की जानकारी भी वेबसाइट पर दे दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रख लेना है, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं खासकर ओबीसी वाले लोगों के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा ओबीसी जो है इस पर यह चीज तय किया गया है कि ओबीसी आप तब तक ओबीसी हैं और खासकर क्रिमिनल और गैर क्रिमिनल, ठीक है। आपको जानकारी होगा कि यदि आप गैर क्रिमिनल पद पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि आरक्षण ओबीसी में तभी मिलता है जब आप गैर क्रिमिनल होते हैं और गैर क्रिमिनल में याद रखिएगा आपके आय के निर्धारण पर ही गैर क्रिमिनल जो है घोषित किया जाता है, ठीक है। तो यह तय किया गया है कि विगत 3 वर्ष के अगर पद जिस दिन से निकला है उससे विगत 3 वर्ष तक का समय दिया गया है कि उससे पहले के 3 वर्ष के ही आपके आय प्रमाण पत्र को मान्य मिलेगा या जाति प्रमाण पत्र को मान्य मिलेगा, ठीक है। तो अगर नहीं है तो पद भरने से पहले जो है आपका ये आय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र जो है इसको सुधरवा लीजिए या फिर फिर से बनवा लीजिए, ठीक है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि जाति प्रमाण पत्र जो है इसी में लिखा रहता है आपका आय प्रमाण पत्र की जानकारी और ऐसे में यदि मान लीजिए वो ज़्यादा पुराना है तो उसको मान्य नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 2019-20, 2020-21 और 2021-22 का ही मान्य है, केवल 3 साल का, ठीक है, रिन्यू कराना होगा,
ठीक है, और अगर नहीं हो सकता तो फिर आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें साफ साफ ये बातें लिखी गई हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, लिखित परीक्षा हेतु पात्र पाए गए उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उम्मीदवार स्वतः डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, आवेदन पत्र भरने के लिए याद रखिएगा सुनिश्चित किया जाता है कि सभी जो आपकी मतलब एक तरीके से योग्यता है वो तय की गई योग्यता या फिर दी गई नोटिफिकेशन में, ठीक है, आपकी योग्यता पूरी तरीके से मैच कर रही है नहीं कर रही, या फिर आप उस योग्यता का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऐसे में ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद भर्ती प्रक्रिया के संबंध में किसी प्रकार का विवाद जो है वो इस स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का जो अधिकार होगा वो किसके पास है, आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग के पास होगा। मतलब आप कुछ भी ब्लेम नहीं कर सकते इसके बाद से। ठीक है, तो ये एक सामान्य जानकारी थी, याद रखिएगा। और उसके बाद जो है हम बात करेंगे टोटल, कल की क्लास से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कल के 7 बजे से क्लास से हम लोग भारत के भूगोल के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा क्लासेस थोड़ी फास्ट रहेंगे और चीज़ों को समझने के लिए आपको अधिक से अधिक दिमाग पूरे तरीके से यूज़ करना होगा यहाँ पर, याद रखिएगा। ठीक है, तो कल से हम लोग जो है 7 बजे से ये क्लास स्टार्ट होगी और सभी कक्षाओं की जो क्लास रहेगी, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग होगा। साथ ही साथ आपका 10,000 से अधिक MCQ प्रैक्टिस सेट मेंटेन होगा। ठीक है, मतलब जो प्रश्न होगा वो 10,000 से अधिक होंगे और इसके MCQ जो है प्रैक्टिस सेट में हम ये भी मेंटेन करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर एक दिन के टॉपिक के बाद क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर कवर कर लें। ठीक है, चलिए, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप इसके नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन को भी थोड़ा सा याद कर सकते हैं, इस पर देख सकते हैं। ठीक है, आयु सीमा से संबंधित ये देखिए, यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी है, स्थानीय निवासी है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, गैर क्रिमिनल की श्रेणी में आता है तो उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दूसरा याद रखिएगा, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रिमिनल के आधार पर ही देय है। ठीक है, वरना और दूसरा ऑप्शन नहीं है कि सिर्फ आप बोल दे कि मैं ओबीसी का हूं, तो ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, गैर क्रिमिनल का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है। ऐसे में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी का वही जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा जो आवेदन करने की तिथि से पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्ष 2021-22, 20-21 और 19-20 के बीच का होना चाहिए। ठीक है, के भीतर जारी आय प्रमाण पत्र पर आधारित हो। ठीक है, हाँ, तो वही है जो पहले बना था और उसी के बेस पर हम लोग को ये गैर क्रिमिनल अगर बताया गया था। ये हर बार चेंज होता है, याद रखिएगा। लगभग हमेशा आपको चेंज करना पड़ेगा और आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि गैर क्रिमिनल में यही चीज़ें तय करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा आप और इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। ठीक है, चलिए, और बाकी याद रखिएगा, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर उन्हें भी मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए।